जय हिंद। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू वाला में। आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको CAA के नाम से जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने ये CAA पूरे देश में लागू कर दिया है 11 मार्च 2024। हम सब लोग जानते हैं इसके तहत वो लोग जो लोग हिंदू, सिख, जैन, फारसी, ईसाई एंड बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं एंड वो सब लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटीज में हैं, तो उन सबको इस एक्ट के थ्रू भारत की नागरिकता लेने में हेल्प मिलेगी। और ये जो रूल है, ये इसके हिसाब से जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुका था या उस दिन आया था, वो सब इस रूल के थ्रू नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक लिंक प्रोवाइड किया है जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। इस लिंक से आप जाइए, वहाँ पे आपको डेट ऑफ आप कब इंडिया में एंटर किए थे आपको वो वहाँ पे मेंशन करना है, और सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट आपसे मांग रही है, वो सब आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ से अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड वो तो फर्दर प्रोसेस है, जैसे गवर्नमेंट से आपको कॉन्टेक्ट करेगी एंड फिर जो भी इसका प्रोसेस है वो वापस समझाएगी। ठीक है। अब आते हैं, क्या इससे किसी का अधिकार, कुछ नेता बताते आ रहे हैं कि ये एक्ट लाया गया है आप लोग के अधिकार, आप लोग के राइट्स छीनने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अधिकार छीनने के नहीं, अधिकार देने की बात की गई है। कुछ नेता लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इससे आपके अधिकार छीन जाएंगे। उनके लिए बता देना चाहता हूं कि इससे कोई अधिकार छीनेंगे नहीं, ये अधिकार देने के लिए लाया गया है। और इसमें वो सभी लोग जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, फारसी और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, उन सबको ये एक सिटीजनशिप के अप्लाई करने का अधिकार देता है। ये केवल उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है ये। ठीक है। और अप्लाई कैसे करना वो मैंने पहले बता दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मुस्लिम धर्म को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, मिनॉरिटी में नहीं है। मिनॉरिटी में वहाँ पे हिंदूज हैं, सिख हैं, जैन, फारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वहाँ पे वो मिनॉरिटीज में है। जो कि ऑलरेडी इंडिया धर्म के आधार पर ही 1947 में डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, एंड फिर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से धर्म के आधार पे ही डिवाइड हुआ था। अगर वहाँ पे मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो कि वहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो उसके लिए भारत रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको नहीं, क्योंकि एक ही धर्म के लोग हैं। अगर उनमें कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए भारत कुछ नहीं कर सकता। भारत कर सकता है उनके लिए जो कि माइनॉरिटीज में वहाँ पे, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, फारसी हो गए, ईसाई हो गए एंड बौद्ध धर्म के जो हमारे भाई बहन हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, तो उनके लिए ये एक्ट लाया गया है। एंड वो सभी लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, वो इसके तहत नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि आप पहले भी कभी इंडिया में ऐसा कोई एक्ट आया है, ऐसा कोई नागरिकता संशोधन कोई प्रावधान लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो जी हाँ, 2 बार ऑलरेडी आ चुका है हिस्ट्री में। एक आया था 1950 में, जवाहरलाल नेहरू जब हमारे PM थे, तो उन्होंने, जब हमारा देश डिवाइड हुआ था, तो वहाँ से जो भी हिंदूज थे जो पाकिस्तान से भागकर इंडिया में आ रहे थे, तो उनके लिए एक्ट लाया गया था कि उनको वहाँ इंडिया में आने की परमिशन है और यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। और दूसरा जो प्रावधान आया था वो आया था 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गुजरात और राजस्थान को स्पेशल राइट्स दिए थे कि कोई भी अगर पाकिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म के लोग अगर भारत में आते हैं तो उनको आने दिया जाए और उनको नागरिकता दी जाए। ये थी हमारी हिस्ट्री में। इसमें एक और चीज आता है कि हमने इसमें मुस्लिम लोग को क्यों इंक्लूड नहीं किया है। भाई, जब ऑलरेडी एक देश था जो इंडिया का पार्ट था पहले, पाकिस्तान, उसको धर्म के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वहाँ पे अहमदिया, मुस्लिम और बलोच के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पे मुस्लिम
रिलीजन के अंदर इंटरनली कोई फाइट चल रहा है तो वो CAA में लागू नहीं है, वो केवल एक रिलीजन के लिए है। जैसे धर्म वहाँ पे जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, फारसी हो गए एंड और जो सब इंक्लूडेड इसमें धर्म है वो सब वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है। मेजॉरिटी के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता एंड उसके लिए CAA है भी नहीं। तो मेजॉरिटी अगर हम इन मुस्लिम्स को भी अलाउ करते हैं इंडिया में आने के लिए एंड उनको नागरिकता देते हैं तो फिर भारत का डिवीज़न ही क्यों हुआ था 1947 में, एक बिग क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नेता हैं हमारे देश में जो बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोग हैं जो बाहर रहते हैं वो इंडिया में आ जाएंगे तो उनको नौकरी कौन देगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो आगे उसका जवाब देने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो इन महानुभाव को कोई ये क्यों नहीं बताता कि भाई जिसके लिए एक्ट लाया गया है वो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, वो इंडिया से बाहर नहीं है। आपने नहीं लगता है इन्होंने डेट नहीं देखी, उन्होंने क्लियर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया में आ चुके हैं तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाद वाले नहीं। बाद वालों के लिए कुछ अलग प्रावधान है, उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में उसको उसके लिए प्रोसीड करेगी। सो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है एंड ये जैसे एंटी मुस्लिम एक्ट लाया गया है, इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुसलमान और मुस्लिम जो हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में केवल इंडिया में है वो लोग, क्योंकि यहाँ पे उनकी जनसंख्या कम है। सो यहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं, अदर देश में मेजॉरिटी में है। सो कुछ और देश हैं जैसे कि अमेरिका हो गया एंड UN हो गया, इन लोगों ने भी बोला कि जो इंडिया में CAA लाया गया है वो वहाँ से उस पर निगरानी कर रहे हैं एंड उसको देख रहे हैं कि कैसा क्या चल रहा है। सो मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों की भाई मेरे, आप अपने इंटरनल मैटर्स को देखिए। और UN को बोलना चाहूँगा कि और भी देश है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, आप वहाँ पे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? जब भी कोई चीज़ इंडिया में होती तो UN भी चला आता है, अमेरिका भी चला आता है, और फिर इंडिया से UN मार खाता है और फिर वहीं पे जवाब दिया जाता है इंडिया की तरफ से, तो अमेरिका भी मार खा जाता है। सो हमारे इंटरनल मैटर्स में UN और अमेरिका ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम उनके इंटरनल मैटर में बोलने लगे तो बात काफ़ी आगे तक निकल जाएगी। सो दोस्तों ये था पूरी जानकारी CAA के ऊपर। सो आखिर में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है। जैसे कि ये वीडियो बनाने के लिए भी मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा करी, कहाँ पे क्या चल रहा है एंड किसने क्या बोला, वो सारा चीज़ जब मेरे पास आ गया उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई। अगर मैं अधूरी जानकारी के साथ ये वीडियो बना देता तो आपको भी कोई इसका उपयोग ये आपके लिए यूज़फुल नहीं होता और मेरी मेहनत भी ख़राब होती। सो मेरा यही मानना है कि अगर आपके पास जानकारी पूरी नहीं है तो पहले आप उसको जुटाइए एंड देन उसके बाद उस पर रिएक्ट करिए। सो ठीक है, उसी तरह जैसे कि आप लोग जब तक मैटर के बारे में जानेंगे नहीं कि मैटर क्या है एंड उस पर रिएक्ट पहले कर देंगे, सो ठीक उसी तरह अगर आपको ये नहीं पता कि एंटी मुस्लिम है कि नहीं है तो पहले इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिसको नहीं पता है वो इस पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक्स में जो कि हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उससे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, इनको इसमें मुस्लिम को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई जहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो उनके लिए उनको CAA में लागू में लाने का क्या मतलब है। अगर लाना ही होता तो भारत ने 1947 में डिवीज़न क्यों झेला, वो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, और आपको लगता है कुछ चीज़ छूटा है, अगर कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है, आप भर भर के कमेंट्स करिए एंड जो सुझाव है आप वहाँ पे दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है एंड इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को एक लाइक दीजिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो उसे प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, ठीक है। सो इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए एंड जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।